जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए टिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य क्या करें। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? When is the फाउंडेशन डे ऑफ उत्तराखंड सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 30 सितंबर, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर, ऑप्शन सी 9 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य कब बना था? उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य कब बना था? तो आंसर करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि 9 नवंबर, याद रखना है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य बना था। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड 27वां राज्य बना था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड 28वां राज्य बना था। 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा कि 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन किया गया था। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? 1 नवंबर 2000 को याद रखना है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन। ठीक है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, याद रखना है। 9 नवंबर पूछेगा तो उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी। और झारखंड पूछेगा तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन किया गया था। ठीक है, तो 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 27वां राज्य बना था 9 नवंबर 2000 और झारखंड 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को याद रखेंगे। अब यहाँ से और भी बहुत सारा सवाल बनता है, जैसे आपको पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कब पास किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में पास किया गया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। याद रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो आपको बताना है किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कहा जाता है। ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। तो इनमें से किसे नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है? तो याद रखना है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की मार्शल नृत्य शैली जो तलवारों के साथ की जाती है। ऑप्शन ए छनक-छम, ऑप्शन बी पारस, ऑप्शन सी नामगेन, ऑप्शन डी खरेती। तो पूछा गया सवाल है, आंसर क्या होगा? खरेती। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि खरेती जो कि एक मार्शल नृत्य शैली है, ठीक है, जो तलवारों के साथ की जाती है, किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है खरेती। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है, खरेती, ऑप्शन नंबर डी।
2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबान देश का नाम आपको बताना है। 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबान कौन था? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी स्पेन। तो 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबान था भारत, और भारत के भुवनेश्वर शहर में। ठीक है, 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया था भुवनेश्वर में। कहाँ पे? तो याद रखेंगे, अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया था, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजन किया गया था। ठीक है, तो 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था, याद रखेंगे। अगला पूछ सकता है जीता कौन? 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप कौन सा देश जीता था? तो बेल्जियम जीता था। ठीक है, बेल्जियम जीता था, तो ये भी आपको याद रखना है कि बेल्जियम जीता था। ठीक है, तो 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत के भुवनेश्वर में हुआ था, यानी उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में हुआ था। और कौन जीता था? वो तो बेल्जियम ने जीता था। बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराकर 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सामान्यतया गर्म महासागरीय धाराएं कहां से उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? मतलब आपको बताना है कि गर्म जल धाराएं जो होती है, गर्म महासागरीय धाराएं जो होती है, कहां से उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन सी इक्वेटर, ऑप्शन डी आर्कटिक वृत्त। यहां अंटार्कटिक वृत्त है और यहां आर्कटिक वृत्त है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आंसर करें, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो आपको बताए हैं कि वे धाराएं जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती है उन्हें गर्म जल धाराएं कहते हैं। याद रखना है कि वे धाराएं जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती है या चलती है उसे हम लोग गर्म जल धाराएं कहते हैं। और इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, जिस वजह से ये जल धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है या बहती है वहां का तापमान बढ़ा देती है। तो गर्म जल धाराएं जहां पे बहेगा वहां का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है, याद रखेंगे। और गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा में उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो याद रखिएगा इस सवाल को, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा में उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। अगला पूछ सकता है ठंडी जल धाराएं किसे कहते हैं, या ठंडी महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं? तो याद रखना है, ठंडी धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती है। ये प्रायः ध्रुवों की ओर से विषुवत रेखा की ओर चलती है। अगर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर कौन सा धारा चलता है? तो याद रखिएगा ठंडी महासागरीय धाराएं। ठंडी महासागरीय धाराएं जो होती है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है, याद रखेंगे। और आप जानते हैं कि ठंडी जलधारा का तापमान क्या होगा? कम होगा। तो ठंडी जलधाराएं जिन क्षेत्रों से बहेगी वहां का तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दें और क्लास को सपोर्ट करें। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो आपको बताना है भारत का कितना राज्य सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो भारत के आपको बताना है कितने राज्यों की सीमा सिक्किम के साथ लगती है। तो सिक्किम के साथ कौन कौन सा देश का सीमा लगता है ये ज़्यादा पूछता है। तो पहले हम लोग देश देख लेते हैं, सिक्किम किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य। तो इसका यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिक्किम जो है 3 देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 3 देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम। 3 देश के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। तो कौन कौन सा देश हो गया? सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन कौन सा 3 देश है जिसके साथ सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है? तो याद रखना है, सिक्किम नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और सिक्किम चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो याद रखना है कि सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन 3 देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। समझ में आ रहा है? सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और अगला पूछेगा सिक्किम कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? तो सिक्किम केवल एक राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करता है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो याद रखना है कि कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। तो सिक्किम से केवल एक राज्य का बॉर्डर शेयर होता है, सिक्किम से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सिक्किम से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, यानी सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1।
अब यहाँ से क्या क्या सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, भारत के जो राज्य हैं किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, एग्जाम में पूछता है। जैसे सिक्किम कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम 3 देश, नेपाल, भूटान और चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश भी याद रखना है कि 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 3 देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन कौन सा 3 देश है ये आपको याद रखना है, चीन, भूटान और म्यांमार। चीन, भूटान और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश 3 देश, चीन, भूटान और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगला पूछ देगा नागालैंड कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो नागालैंड केवल एक देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नागालैंड केवल म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखना है नागालैंड केवल म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, सीमा साझा करता है, ठीक है। पूछेगा नागालैंड कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो नागालैंड केवल एक देश म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। मणिपुर भी केवल एक देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर भी म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बनता है पश्चिम बंगाल। पूछेगा कि वेस्ट बंगाल कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखना है वेस्ट बंगाल 3 देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल जो है 3 देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, आप जानते होंगे। तो वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा नेपाल और भूटान के साथ भी नेपाल और भूटान, याद रखना है बांग्लादेश नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। तो केवल एक, पश्चिम बंगाल जो है सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। एक सवाल यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आपको पता है कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ टच करती है। तो इस सवाल को आप याद रखिएगा, कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, एक यूनियन टेरिटरी, ठीक है, के साथ सीमा साझा करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करती है। और आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी है, याद रखेंगे, ठीक है। एक और सवाल यहां से इंपॉर्टेंट बनता है, पूछेगा भारत का कितना राज्य है जो समुद्री तटरेखा से लगा हुआ है या समुद्री तटरेखा से सीमा साझा करता है। तो याद रखेंगे भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्र तट से लगी हुई है, ठीक है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी है, याद रखेंगे। गुजरात सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य है और गोवा सबसे छोटा समुद्री तटरेखा वाला राज्य है। तो क्लास को फटाफट आप लोग शेयर करेंगे। धारा 19 के अंतर्गत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 351, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 353। तो सिंपल सा सवाल है, आपको आंसर करना है धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो आर्टिकल 352 आप जानते हैं, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है और आपको पता होगा कि आपातकाल से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में लगता है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, याद रखिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 352 यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान
आर्टिकल 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार अपने आप ही निलंबित हो जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और पूछेगा अगर भारत में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगा है, तो भारत में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगा है। भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, चीन ने जब आक्रमण किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर पहली बार आपातकाल की घोषणा चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। और भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगा था, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। और भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 जून 1975 को लगा था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर करेंगे। तो आर्टिकल 19 आपको पूछेगा कि किसका भाग है, तो आपको पता होगा आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार कहाँ, मौलिक अधिकार आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 19। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 19 समझ में आ गया। अनुच्छेद 19 किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 19 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेखित है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शन सी। इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर राइटिंग इमेजेस एंड सॉन्ग्स के लिए किसे नन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया। तो आंसर करें इस सवाल का। इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर राइटिंग इमेजेस एंड सॉन्ग्स के लिए किसे नन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया। ऑप्शन ए मीना कदासामी, ऑप्शन बी दीपक उन्नीकृष्णन, ऑप्शन सी मनोरंजन व्यापारी, ऑप्शन डी शांतनु दास। तो आंसर होगा शांतनु दास। ठीक है, तो याद रखेंगे नन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था शांतनु दास को। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शांतनु दास। अमूल डैश, आंसर करेंगे अमूल डैश हर विभाग का यह पुरस्कार प्रदान से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है, जो देश में श्वेत क्रांति लाया। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गुजरात। आपको पता होगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक किनको कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि जो है एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है, आप जानते हैं। तो आपको बताना है कि यांत्रिक तरंग जो है किस माध्यम में गमन नहीं कर सकता है, किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर करें कि यांत्रिक तरंगे किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी निर्वात। तो आपको देख के ही ऑप्शन समझ में आ जाता होगा इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल आपके मन में होगा तरंग कितने प्रकार का होता है। तो आप जानते हैं कि तरंग को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है यांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग मैकेनिकल वेव कहते हैं। दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग, जिसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। अब यांत्रिक तरंग होता क्या है, तो वैसे तरंगे, याद रखना है, वैसे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव अथवा गैस में संचारित होते हैं, उसको यांत्रिक तरंग कहा जाता है। यांत्रिक तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी यांत्रिक तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ठोस, द्रव या गैस का आवश्यकता होता है। यानी इस्पात में गमन करेगा, जल में गमन करेगा, हवा में गमन करेगा, लेकिन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है यांत्रिक तरंग। क्यों? क्योंकि यांत्रिक तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो समझ में आया, यांत्रिक तरंग किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है, तो यांत्रिक तरंग निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। तो यांत्रिक तरंग क्या हो गया, याद रखना है यांत्रिक तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग ठोस, द्रव या गैस में गमन करती है। ठोस, द्रव या गैस में गमन करती है। याद रखेंगे यांत्रिक तरंग ठोस, द्रव या
गैस में, यांत्रिक तरंग ठोस द्रव या गैस में गमन करती है और यांत्रिक तरंगों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग का अगर उदाहरण पूछेगा तो एक तो आपको याद रखना है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग जो है यांत्रिक तरंग का ही उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग जो है यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, याद रखना है। और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग भी यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। दोनों आप याद रखना है कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग किस प्रकार का तरंग है। तो याद रखना है कि यांत्रिक तरंग को भी दो भागों में बांटा गया है। याद रखेंगे यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर या अनुदिश होती है तो ऐसे तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। और ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, आप जानते ही हैं कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, तो जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार के तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, यांत्रिक तरंग जो होता है निर्वात से गमन नहीं करता है। दूसरा आप याद रखिएगा अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। तो अयांत्रिक तरंग क्या होता है, तो याद रखिएगा वैसी तरंगें जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है, उसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। समझ में आया। तो निर्वात से कौन गमन कर सकता है, तो जो अयांत्रिक तरंग होगा, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, वो निर्वात से भी गमन कर सकता है, जैसे प्रकाश आप जानते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आप याद रखिएगा कि निर्वात से विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग गमन कर सकती है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, निर्वात हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 जून, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर, ऑप्शन डी 30 मई। तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य बना था और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य बना था, है ना, 1 नवंबर 2000, ठीक है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां से बहुत सारा सवाल आपका एग्जाम में पूछ देता है, जैसे आपसे पूछता है गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, याद है आपको, 1 मई 1960 को, याद रखेंगे 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 मई 1960 को गुजरात स्थापना दिवस और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था। 1 मई 1960 गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ था, याद रखिएगा। अगला पूछेगा नागालैंड का गठन कब हुआ था। नागालैंड का गठन कब हुआ था, 1 दिसंबर 1963। पूछेगा नागालैंड का गठन कब हुआ था, नागालैंड का गठन कब हुआ था, तो नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963, ठीक है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ था, याद रखेंगे। एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ष है जिसमें 3 राज्यों का गठन हुआ था। एक तो 2000 ईस्वी में, आप जानते हैं कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा याद रखना है 1972। अब 1972 में भी 3 राज्य का गठन हुआ था। एक तो याद रखना है कौन कौन, 21 जनवरी 1972 बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी 1972, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ, तो एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया। 21 जनवरी 1972 को याद रखना है मेघालय का गठन हुआ, ठीक है। किसका गठन हुआ, मेघालय का गठन हुआ। अगला याद रखना इसी डेट में मणिपुर का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, मणिपुर का। और त्रिपुरा का गठन भी इसी दिन को हुआ था, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, एक ईयर से आपका 3 क्वेश्चन बन जाएगा कि मेघालय का गठन कब हुआ, मणिपुर का गठन कब हुआ और त्रिपुरा का गठन कब हुआ। समझ में आया। तो याद रखिएगा कि मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ, मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ, त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। तो 1972 ईस्वी में 3 राज्य का गठन हुआ, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, याद रखेंगे, ठीक है। सिक्किम का गठन पूछेगा कि सिक्किम का गठन कब हुआ, सिक्किम का गठन कब हुआ, तो इसको भी आप याद रखिएगा। सिक्किम का गठन हुआ 26 अप्रैल 1975। सिक्किम का गठन कब हुआ, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम का गठन, ठीक है। 26 अप्रैल 1975, 1975, ठीक है।
तो याद रखना है कि 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम का गठन हुआ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। दो 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट का नाम क्या था, आपको बताना है। पूछा क्या गया है, देखिएगा ध्यान से, 2018 का पूछा गया है कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम है कहाँ पे हुआ था, तो आप जानते हैं कि 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, ये गोल्ड कोस्ट में हुआ था। और इसका आधिकारिक शुभंकर या मैस्कॉट का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा बैरोबी ए ब्लू सर्फिंग कोआला, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था, तो याद रखेंगे बोरोबी एक नीला सर्फिंग कोओला, आंसर ऑप्शन ए, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपसे पूछेगा कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ कहाँ पे आयोजित हुआ, तो आप जानते हैं कि 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था, कहाँ पे, तो बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ पे है, यूके में है। तो याद रखना है कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया। और अगर पूछेगा कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है, तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर पैरी, याद रखना है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था, पैरी एक बहुरंगी बैल, याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि जो आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ उसमें एक नंबर पे कौन रहा, तो याद रखेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में एक नंबर पे अमेरिका रहा, सॉरी एक नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड रहा, तीसरे नंबर पे कनाडा रहा और चौथे नंबर पे भारत रहा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। पूछेगा कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत का रैंकिंग क्या है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को चौथा स्थान मिला, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऑस्ट्रेलिया को पहला स्थान मिला, इंग्लैंड को दूसरा स्थान, कनाडा को तीसरा स्थान और भारत को चौथा स्थान, याद रहेगा। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे 67 स्वर्ण जीता ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। इंग्लैंड दूसरे नंबर पे रहा, इंग्लैंड 56 गोल्ड जीता राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। कनाडा तीसरे नंबर पे रहा, कनाडा 26 गोल्ड जीता राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। और भारत चौथे नंबर पे रहा, भारत 22 गोल्ड जीता राष्ट्रमंडल खेल में, याद रखेंगे। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। मीराबाई चानू, आप जानती हैं कि मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, मीराबाई चानू 49 केजी वर्ग में, महिलाओं की 49 केजी वर्ग में भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने स्वर्ण जीता है राष्ट्रमंडल खेल में, याद रखेंगे। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन कौन से ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है वो आप याद रखिएगा, साथ ही साथ वह किस खेल से जुड़े हैं। जैसे मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड जीता है तो किस खेल से बिलोंग करती हैं, भारोत्तोलन से, ठीक है। फिर अचिता सुली ने भी गोल्ड जीता है भारोत्तोलन में। तो पुरुषों की 73 केजी में भारोत्तोलन के लिए अचिता सुली ने गोल्ड जीता है राष्ट्रमंडल खेल में, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे बजरंग पुनिया है, बजरंग पुनिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड जीता है। तो बजरंग पुनिया किस खेल से बिलोंग करते हैं, बजरंग पुनिया कुश्ती के प्लेयर हैं। साक्षी मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड जीता है, तो साक्षी मलिक किस खेल से बिलोंग करते हैं, कुश्ती से, समझ में आया। दीपक पुनिया ने 2022 राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड जीता है, तो दीपक पुनिया किस खेल से बिलोंग करते हैं, कुश्ती से। रवि कुमार दहिया जो कि कुश्ती प्लेयर हैं, इन्होंने भी राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड जीता है। विनेश फोगाट कुश्ती की प्लेयर हैं, इन्होंने भी राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड जीता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, जितने भी राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड हैं वो सारा का आपको नाम याद रखना है और साथ ही साथ किस खेल से जुड़े हैं, एग्जाम में सवाल पूछेगा। जैसे पीवी सिंधु बैडमिंटन की हैं, तो पीवी सिंधु ने भी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड जीता। लक्ष्य सेन बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, लक्ष्य सेन बैडमिंटन के प्लेयर हैं और लक्ष्य सेन ने भी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड जीता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। 2018 गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शुभंकर का नाम क्या था, बोरोबी एक नीला सर्फिंग कोआला, ऑप्शन ए। तो क्लास को फटाफट शेयर कीजिएगा। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था, आपको बताना है। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था। ऑप्शन ए 67, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 71, ऑप्शन डी 54वां। तो आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 63। तो व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था, 63, याद रखिएगा। नवंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिर्देशक कौन थे,
नवंबर 2020 तक पूछा गया है। नवंबर 2020 तक भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिर्देशक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा संदीप प्रधान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, करंट में जितने भी नियुक्तियां हैं वो सारा याद करना है। एग्जाम में पूछेगा करंट में जितना नियुक्ति हुआ, प्रमुख सैन्य अभ्यास हो गया, प्रमुख जितना भी सूचकांक है, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन ए सिंहली, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी मलयालम। तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा का नाम आपको बताना है। ठीक है, श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा का नाम है सिंहली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा का नाम सिंहली, ऑप्शन ए। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की? तो आप आंसर करेंगे इनमें से किनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की गई? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अजय कुमार, ऑप्शन डी अमित शाह। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है। आपको बताना है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को किस सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी उत्प्लावन के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी सापेक्षिक घनत्व के सिद्धांत पर। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो आप जानते हैं, इसको याद रखिएगा कि लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज और पनडुब्बी को लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज और पनडुब्बी को किस आधार पर डिजाइन किया गया है? तो आपको याद रखना आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जहाज और पनडुब्बी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जहाज और पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? आपको बताना है इनमें से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? ऑप्शन ए जायंट अफ्रीकन स्नेल, ऑप्शन बी चैनल्ड एप्पल स्नेल, ऑप्शन सी चाइनीज मिस्ट्री स्नेल, ऑप्शन डी गार्डन स्नेल। तो सही आंसर होगा जायंट अफ्रीकन स्नेल। ठीक है, तो जायंट अफ्रीकन स्नेल को लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। याद रखेंगे कि जायंट अफ्रीकन स्नेल को लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? तो आप बहुत आसान सवाल है, आपको बताना है दारा सिकोह जो है उत्तराधिकार के युद्ध में किससे हार जाता है, आपको बताना है। ठीक है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद आजम, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी बैरम खां। तो सही आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे। आपको पता होगा कि दारा सिकोह जो था वो औरंगजेब का भाई था। दारा सिकोह जो था कौन था? औरंगजेब का भाई था। ठीक है, दारा सिकोह था औरंगजेब का भाई। तो पहला सवाल ये चीज़ याद रखना है, पूछेगा कि औरंगजेब का भाई कौन था? तो औरंगजेब का भाई था दारा सिकोह। ठीक है, दारा सिकोह और औरंगजेब भाई था। अगला पूछ सकता है कि दारा सिकोह और औरंगजेब के पिता कौन थे? तो आप बताएं दारा सिकोह का पिता कौन था, औरंगजेब का पिता कौन था? इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं शाहजहां, शाहजहां का पुत्र था ये दोनों, शाहजहां के पुत्र थे, शाहजहां के पुत्र थे दारा सिकोह और औरंगजेब। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो शाहजहां का पुत्र था दारा सिकोह और औरंगजेब, लेकिन इन दोनों में दारा सिकोह और औरंगजेब में हमेशा युद्ध होते रहता था। दोनों के बीच में क्या था? मतभेद हुआ करता था। ठीक है, और दोनों के बीच में हमेशा युद्ध हुआ करता था। तो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था सामूगढ़ की लड़ाई में, और इसमें औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, वही यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से क्या क्या समझ में आया कि शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब और दारा सिकोह, औरंगजेब और दारा सिकोह भाई था, लेकिन औरंगजेब और दारा सिकोह में मतभेद चलता था, हमेशा कुछ न कुछ लेके मतभेद चलता था, और इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का लड़ाई हुआ था, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिकोह को हरा दिया था। और
बाद में मृत्यु भी हो जाता है दारा शिकोह का, आपको पता होगा, युद्ध में बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और दारा शिकोह का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और पूछ सकते हैं यहाँ से कि ये जो युद्ध है ये कब हुआ था, सामूगर का लड़ाई कब हुआ था, ये भी हो सकता है पूछ दे कभी। तो सामूगर का लड़ाई कब हुआ था, 29 मई 1658। ठीक है, 29 मई 1658 में, तो याद भी रख सकते हैं, पूछ देगा कभी कि सामूगर की लड़ाई किनके किनके बीच। तो सामूगर की लड़ाई औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो 29 मई 1658। ठीक है, 29 मई 1658 को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में सामूगर का लड़ाई हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह की हार हो गई थी और उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में मार्च 1659 में हुआ था, जिसमें भी दारा शिकोह का हार हुआ था और दारा शिकोह को बाद में मार दिया था औरंगजेब ने, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय इनमें से किसके एक सक्रिय सदस्य थे, तो आंसर करेंगे। तो याद रखना है, लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा मुंबई में की गई थी, याद रखेंगे। और लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, तो आपको बताना है 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था। ऑप्शन ए 33.1%, ऑप्शन बी 28.3%, ऑप्शन सी 32%, ऑप्शन डी 29.7%। तो 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी आपको बताना है। तो याद रखेंगे 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था, तो 28.3%। आंसर क्या होगा, 28.3%। 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था, 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था, 28.3%, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। पलासी नाम का एक छोटा सा गांव, पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको बताना है कि पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जो कि कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है ना ये। तो पलासी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। तो आपको बताना है कि पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और पलासी का युद्ध है, पलासी का युद्ध जो था ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो आपको बताना यह किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पलासी किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी बराकर। तो फटाफट इस सवाल का आप लोग आंसर कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी हुगली, बिल्कुल सही होगा। सिंपल सा सवाल, आपको बता भी दिए, हिंट्स दे दिए कि जो पलासी है पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी है, हुगली नदी बहती है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, है ना। तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पलासी नाम का एक छोटा सा गांव पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है। पलासी कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है पलासी, याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि पलासी का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो पलासी जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल पूछेगा पलासी का युद्ध कब हुआ था, कहाँ पे लिखा है यहाँ पे, पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था पलासी का युद्ध। ठीक है, 23 जून 1757, याद रखेंगे 23 जून 1757 को हुआ था पलासी का युद्ध। ठीक है, तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और इधर से था नवाब सिराजुद्दौला। याद रखेंगे, जीता कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव जीता था, नवाब सिराजुद्दौला हार गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि सिराजुद्दौला को जो सेनापति था मीर जाफर, वो सेनापति जो था वो अपने राजा को धोखा दे दिया, अंग्रेजों से जाके मिल गया था मीर जाफर। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण हार गया था, याद रखेंगे। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। ठीक है, और आप जानते हैं कि क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों से
अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। बाद में बक्सर का युद्ध भी हुआ था 1764 में, तो बक्सर का युद्ध भी काफ़ी निर्णायक युद्ध था बक्सर का युद्ध। तो पूछता है एग्जाम में बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। और आपको पता होगा कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। यानी एक तरफ अंग्रेज था और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है इन तीनों को हरा देता है, इसलिए बक्सर का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट होता है। पूछेगा बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। याद रखेंगे बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और हेक्टर मुनरो की सेना जीत गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हरियाणा में हर वर्ष सूरज शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो आंसर करेंगे हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी मार्च। तो पहला सवाल यहां से याद रखना है कि सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, हरियाणा में, और प्रत्येक साल के फरवरी महीना में। ठीक है, तो हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है, हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, राजीव कुमार। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार। 1 सितंबर 2020 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था किसने, राजीव कुमार ने। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है। तो सिंपल सवाल है, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, वही आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं क्या होगा आंसर, एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन, है ना। तो शहद के लिए मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी एपीकल्चर मतलब मधुमक्खियों का पालन। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्रोन होगा, इमैनुअल मैक्रोन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो आपको बताना है इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आंसर क्या होगा, फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, और क्लास को सपोर्ट करें। ठीक है, आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सितंबर 2021 तक जानकारी के आधार पर इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति, फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है, यानी चींटी के काटने में कौन सा अम्ल जो है हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, आपको बताना है। सिंपल सा सवाल है, आंसर करें। ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो चींटी के काटने से कौन सा अम्ल हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल, है ना। फॉर्मिक अम्ल, इसे हम लोग मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना है, फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। चींटी के काटने समय हमारी त्वचा में इंजेक्ट हो जाता है फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन डी। इसको मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ये भी आप लिख लीजिएगा, फॉर्मिक या मेथनोइक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक या मेथनोइक एसिड याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चींटी के काटने समय त्वचा में इंजेक्ट होता है फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल। अगला पूछेगा साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सभी आप लोग जानते हैं कि साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, है ना। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे कि पूछ देगा एग्जाम्पल में, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो खट्टे रसदार फलों नींबू, संतरा, नारंगी इत्यादि में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला पूछेगा सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में आप जानते हैं टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। पूछेगा टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो आप जानते हैं टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल, चींटी का डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, बिच्छू का डंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी।
हड़प्पा सभ्यता के शहर को अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के शहर को अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरा था। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की 3 दीवारों से घिरा हुआ था। ऑप्शन सी। एम्मा रादुकानु, आप जानते हैं टेनिस की प्लेयर है एम्मा रादुकानु। ठीक है, तो एम्मा रादुकानु ने सितंबर 2021 में किसे हराकर यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता? ठीक है, तो आपको बताना है यूएस ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एम्मा रादुकानु ने जीता। तो किसे हराकर एम्मा रादुकानु ने जीता, ये आपको बताना है। तो फटाफट इस सवाल का आप लोग आंसर करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लेलाह फर्नांडिस। याद रखेंगे उनका नाम क्या है? लेलाह फर्नांडिस। तो याद रखेंगे एम्मा रादुकानु ने, ठीक है, एम्मा रादुकानु ने लीलाह फर्नांडिस को हराकर यूएस ओपन महिला एकल खिताब 2021 का जीता था। आपको पता होगा टेनिस से संबंधित 4 ग्रैंड स्लैम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम पूछेगा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल का दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम होता है फ्रेंच ओपन, तीसरे पे आता है विंबलडन और चौथा होता है अमेरिकन ओपन। तो आपसे पूछेगा, क्रम में सजाने देगा, तो आप याद रखिएगा साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है अमेरिकन ओपन। तो साल के सबसे अंत में याद रखना है कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है, तो अमेरिकन ओपन इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। अब यहां से आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि यूएस ओपन 2022 कौन जीता, तो आपको याद रखना है यूएस ओपन पुरुष में बता देते हैं आपको। यूएस ओपन पुरुष में अगर पूछेगा 2022 कौन जीता, तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के प्लेयर हैं। ठीक है, यूएस ओपन 2022 किसने जीता, तो याद रखेंगे यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन देश के हैं, याद रखना है। अगर पूछेगा यूएस ओपन 2022 महिला वर्ग में कौन जीता, तो ईगा स्वियातेक। याद रखिएगा कि यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता ईगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड की हैं। अगला पूछ सकता है आपसे कि विंबलडन 2022 कौन जीता, तो याद रखना है विंबलडन 2022 पुरुष में नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। और पूछेगा अगर विंबलडन 2022 महिला में किसने जीता, तो विंबलडन 2022 महिला में एलेना रायबाकिना ने जीता है, जो कि कजाखस्तान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद ही होगा मेरे ख्याल से। अगला पूछ सकता है कि फ्रेंच ओपन 2022 कौन जीता है, तो पुरुष में फ्रेंच ओपन 2022 जीते हैं राफेल नाडाल। राफेल नाडाल स्पेन के प्लेयर हैं, याद रखिएगा। अगर पूछेगा महिला में फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता है, तो महिला में फ्रेंच ओपन 2022 ईगा स्वियातेक जीता है। ईगा स्वियातेक ने जीता है। ईगा स्वियातेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। तो महिला एकल विजेता फ्रेंच ओपन 2022 ईगा स्वियातेक, याद रखिएगा। ठीक है, और पूछेगा अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष कौन जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में, तो पुरुष में आपको पता होगा राफेल नाडाल। तो याद रखना है कि पुरुष ओपन 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन का किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल राफेल नाडाल ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला में बोलेगा 2022 का कौन जीता है, एस्ले बाल्टी ने जीता है। एस्ले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, याद रखना है। ठीक है, तो यहां आंसर समझ में आ गया, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो करंट में जो भी सवाल आपका बनेगा उसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है। ठीक है, तेरहवीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। तो आपको बताना है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में किस जनजाति का प्रभुत्व था। ऑप्शन ए खोखर, ऑप्शन बी गख्खर, ऑप्शन सी जजुहा, ऑप्शन डी लगाह। तो आंसर हो जाएगा खोखर। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभुत्व था, ऑप्शन ए। अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो रेट क्या थी। अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो रेट क्या था, तो याद रखना है 3.75%। अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो रेट क्या था, 3.75%। करंट वाला याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सवाल है तो कुछ क्वेश्चन आपको पता है 20 से भी है, 19 से भी है, तो करंट से उससे रिलेटेड सवाल आप याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है। तो आपको बताना है किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है। तो नियो बैंक आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहां हुआ था।
तो एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे पूछा है कि आप जानते हैं कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, है ना। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वर्धमान महावीर। और वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहां पर हुआ, यही आपसे पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं कि उनका जन्म बिहार में हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर का नाम क्या है? अजितनाथ। याद रखेंगे, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ। जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना है, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे नामी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे एरिस्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर एरिस्टनेमी, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, याद रखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म याद रखना है कि कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और आप जानते हैं कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जात्री कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी की मां का नाम त्रिशला था। त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जात्री कुल के सरदार थे और उनकी मां त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगला पूछ सकता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और महावीर की पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शिनी था, याद रखेंगे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पूछता है एग्जाम में। तो महावीर स्वामी को जिरम्बी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखेंगे, महावीर स्वामी को जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी को जिन कहा गया, अहर्त कहा गया और निर्गंत कहा गया। ठीक है, तो महावीर स्वामी को जिन, अहर्त और निर्गंत कहा गया, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत पूछता है ये सब सवाल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 22। ठीक है, और कितने लोग यहाँ पे झारखंड और बिहार से हैं? प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। जैसे झारखंड में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका, इन सब जगहों से कौन कौन बच्चे हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और साथ ही साथ क्लास को सपोर्ट करें। ठीक है, यहाँ आपका आंसर क्या होगा बताएंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है? मतलब आपसे पूछा है प्राकृतिक इकोसिस्टम का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए डैम, ऑप्शन बी गार्डन, ऑप्शन सी एक्वेरियम, ऑप्शन डी रेगिस्तान। ठीक है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आपको बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेगिस्तान, है ना। रेगिस्तान जो है प्राकृतिक, पूछा क्या है? प्राकृतिक, देख रहे हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल, तो रेगिस्तान क्या नेचुरल है। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र या प्राकृतिक इकोसिस्टम का उदाहरण हो जाएगा रेगिस्तान, जो है प्राकृतिक इकोसिस्टम का उदाहरण है। अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों में निम्न में से कौन सा एक था, आपको बताना है। ठीक है, अक्टूबर 2020 का ये सवाल है, तो अब नहीं आएगा आपके एग्जाम में, फिर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आप जान ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। आंसर होगा शिवराजपुर। ठीक है, तो अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्री तटों में से एक कौन है? शिवराजपुर, ऑप्शन बी। फिल्म थलाइवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी, किनके जीवन पर आधारित बायोपिक है? तो आपको बताना है थलाइवी फिल्म जो है किनके जीवन पर आधारित बायोपिक है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे। ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी शीला दीक्षित, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जयललिता। तो याद रखना है, फिल्म थलाइवी जयललिता के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म है। ठीक है, तो थलाइवी फिल्म जो है किनके जीवन पर आधारित बायोपिक है? तो याद रखना है कि थलाइवी फिल्म जयललिता के जीवन पर आधारित बायोपिक है, ऑप्शन नंबर डी।
पंजाब में मनाया जाने वाला लाहौरी त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो पहला सवाल यहाँ से तो कि लोहरी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है लोहरी त्यौहार। ठीक है, लोहरी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है लोहरी त्यौहार। अब किस महीने में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो लोहरी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखना है लोहरी त्यौहार जनवरी में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो पंजाब में मनाया जाने वाला लोहरी त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। आप लोगों को किसी भी टॉपिक में या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो क्लास खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह 2021 के विषय वस्तु थी। ठीक है, मतलब आपको बताना है स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह 2021 ये जो है 2021 में किसका थीम था। ठीक है, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह किसका थीम था आपको बताना है 2021 में। ऑप्शन ए पृथ्वी दिवस का, ऑप्शन बी नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ऑप्शन सी विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन डी विश्व ओजोन दिवस। तो इसका आपको आंसर करना है। तो सही आंसर क्या होगा आप याद रखिएगा कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 2021 में, जिसका विषय था स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह किसका विषय था, किसका थीम था? तो स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम था। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो थीम भी आपको याद करना है, एग्जाम में पूछेगा। अगला सवाल यहां से आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर करें, निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन है? इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जब हिंदी में समझ में नहीं आए, क्योंकि हिंदी थोड़ा पढ़ने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है, तो आप लोग इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ से बहुत सारा सवाल आपका बनेगा जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो अब इसका 2022 में थीम क्या था? विश्व मधुमेह दिवस 2022 का थीम एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। ठीक है, याद रखिएगा विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। विश्व मधुमेह दिवस 2022 का थीम था एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट दिन हैं उसको याद रखिएगा, और उससे रिलेटेड जो भी आपका थीम बनता है जो एग्जाम में पूछता है उसको याद रखिए। जैसे विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर पूछे कि विश्व शहर दिवस 2022 का थीम क्या था, तो याद रखेंगे एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2022 का थीम था। वैसे ही पूछ सकता है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर 2022 का थीम क्या था? विश्व पोलियो दिवस 2022 का थीम क्या था? ठीक है, तो ए हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन विश्व पोलियो दिवस 2022 का थीम था, याद रखना है। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट दिन दिवस हो गया उसको आप याद रखिएगा, और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट आपका थीम है उसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। जैसे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी को याद करते हुए 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो आपको जितना भी दिन दिवस से इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा वो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? आपको बताना है इनमें से कौन एक फूल का भाग है। तो देख के आंसर पता चल रहा है इनमें से कौन फूल का एक भाग है, आंसर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी पिस्टिल, यानी स्त्री केसर। ये क्या है? फूल का भाग है। तो पिस्टिल क्या है? फूल का भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी
मैसूर, ऑप्शन डी आगरा। तो आपको बताना है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है। आप जानते हैं कि दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, तो ऐबक लिख दे रहे हैं हम सिर्फ, ऐबक द्वारा निर्मित। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप जानते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, मतलब सॉइल कंजर्वेशन का कौन सा मेथड नहीं है, नॉट ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। आंसर करेंगे ऑप्शन ए शेल्टर बेल्ट, ऑप्शन बी इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन सी रॉक डैम, ऑप्शन डी ओवरग्रेजिंग। तो आपको बताना मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। ठीक है, मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। तो बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, तो कम से कम आप लोग जो बच्चे क्लास को रेगुलर देखते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे क्लास को आप लोग सपोर्ट करें। स्पेशली बिहार और झारखंड के बच्चे, प्लीज़ क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ होगा ओवरग्रेजिंग। आप जान रहे हैं ओवरग्रेजिंग मतलब होता है अति चराई। इससे क्या होता है, मृदा संरक्षण नहीं होता है, उल्टा मृदा पे गलत प्रभाव पड़ता है, मृदा का अपरदन होता है। ओवरग्रेजिंग से क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। ठीक है, आपसे पूछा है इनमें से कौन मृदा संरक्षण का विधि नहीं है, तो ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग से क्या होता है, मिट्टी को नुकसान होता है, ओवरग्रेजिंग से मृदा का अपरदन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी याद रखना है कि शेल्टर बेल्ट, इंटरक्रॉपिंग और रॉक डैम, ये तीनों क्या करता है, मृदा को कंजर्व करता है, मृदा को संरक्षित करता है। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी। एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी। एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था, तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इतना पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, अगर विजयनगर आप पढ़े हैं तो आप जानते हैं विजयनगर हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। याद रखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था, याद रखिएगा। तो समझ में आ गया, विजयनगर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम्पी जो था विजयनगर का राजधानी था। एक और सवाल बनता है कि हम्पी किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक। याद रखेंगे हम्पी किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक। ठीक है, तो हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है और हम्पी को विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया जा चुका है, याद रखिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य पे कितने वंशों ने शासन किया था, विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश, याद रखिएगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है, तो इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो सही आंसर होगा धारा 313। ठीक है, आंसर क्या होगा, धारा 313। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है धारा 313। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज। अब इस क्वेश्चन का जो बच्चा आंसर नहीं करेगा उसके बारे में क्या ही बताएं हम। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है, तो आप जानते हैं वीरेंद्र सहवाग। इन्होंने 2-2 ट्रिपल सेंचुरी मारा है टेस्ट में। इनको मुल्तान का सुल्तान भी कहते हैं, आप जानते ही होंगे। तो वीरेंद्र सहवाग, याद रखना है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। इन्होंने 2-2 13 शतक लगाए हैं टेस्ट मैच में, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने वनडे मैच में भी डबल सेंचुरी मारा है। वीरेंद्र सहवाग ने वनडे में भी डबल सेंचुरी मारा है, टेस्ट में भी ट्रिपल सेंचुरी मारा है ना। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बाकी रोहित शर्मा के बारे में आप जानते हैं, रोहित शर्मा ने भी वनडे में डबल सेंचुरी मारा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या
बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है। बैरन द्वीप का एक अनूठी विशेषता क्या है? बैरन द्वीप कहाँ पे है आपको पता होगा, अंडमान निकोबार में है बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप का खासियत क्या है? ऑप्शन ए, यह आदिम असारो जनजाति का निवास है। ऑप्शन बी, यह हिंद महासागर का एक निर्जन द्वीप है। ऑप्शन सी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन डी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एकदम सिंपल सवाल। बैरन द्वीप आप जानते हैं, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो याद रखेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। आंसर ऑप्शन सी। उकाई डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है उकाई डैम किस नदी के ऊपर बनाया गया है। ऑप्शन ए, माही नदी। ऑप्शन बी, ताप्ती नदी। ऑप्शन सी, करजन। ऑप्शन डी, नर्मदा। तो आप जानते हैं उकाई डैम किस नदी के ऊपर है, वही आपको बताना है। तो उकाई डैम याद रखना है गुजरात में है। कहाँ है उकाई डैम? गुजरात में। ठीक है, पूछेगा उकाई डैम कहाँ पे, तो गुजरात में है और ये ताप्ती नदी के ऊपर है। उकाई डैम कहाँ पे है? गुजरात में है उकाई डैम, और उकाई डैम ताप्ती नदी के ऊपर। ठीक है, तो याद रखेंगे उकाई डैम ताप्ती नदी के ऊपर है, उकाई डैम गुजरात में है। और भी यहाँ से डैम से बहुत सारा सवाल पूछता है, जैसे भाखड़ा नागल डैम किस नदी के ऊपर है? भाखड़ा नागल डैम आप जानते हैं सतलुज नदी के ऊपर है ना। हीराकुंड डैम महानदी के ऊपर है। फिर पूछेगा तिलैया डैम किस नदी के ऊपर है? तिलैया डैम बराकर नदी के ऊपर है। तुलबुल डैम किस नदी के ऊपर है? तुलबुल परियोजना आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी के ऊपर। ठीक है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में है। बगलिहाल परियोजना चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में है। सलाल परियोजना चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में है। तो याद रखिएगा कि बगलिहाल परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में स्थित है, पूछता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारा इसे आपसे पूछ देगा। आपका एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर है, कर्नाटक में है। जानते होंगे आप लोग, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक में है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में है, पूछता है एग्जाम में। मेटूर डैम कहाँ पे है? तो कावेरी नदी के ऊपर है मेटूर डैम। मेटूर डैम तमिलनाडु में है। याद रखेंगे, जितना बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। मेटूर परियोजना कावेरी नदी के ऊपर तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी के ऊपर है, कर्नाटक में है, याद रखिएगा। पोंग डैम व्यास नदी के ऊपर है, पोंग डैम व्यास नदी के ऊपर है और पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो उकाई डैम गुजरात में, ताप्ती नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। ठीक है, तो अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना तय किया है? तो आपका सही आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इतना सवाल था। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग डिस्कस किए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, किसी भी टॉपिक में या किसी भी तरह का आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ क्लास को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।